नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बेसल वैन डर कॉल्क की द बॉडी कीप्स द स्कोर के गहरे विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये वाकई एक अहम किताब है। हाँ, हमारे पास इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं और हमारा लक्ष्य है ये जानना कि कोई दर्दनाक अनुभव, जिसे हम आघात या ट्रॉमा कहते हैं, वो हमारे तन और मन पर कैसे अपनी छाप छोड़ जाता है और फिर इससे उभरने के रास्ते क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये किताब यही कहती है, जैसा आपने कहा, कि आघात सिर्फ कोई बीती हुई घटना नहीं है। ये हमारे शरीर, हमारे दिमाग, यहाँ तक कि हमारी आत्मा में बस जाता है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रॉमा मतलब कोई बहुत बड़ी घटना, जैसे युद्ध या कोई बड़ा हादसा। हाँ, यही आम धारणा है, लेकिन सीडीसी के आंकड़े कुछ और ही दिखाते हैं। ये कहीं ज्यादा कॉमन है। अच्छा। हाँ, अमेरिका में बचपन में शोषण या मारपीट देखना या घर में किसी का शराब पीना, ये सब बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा है। हर 5 में से 1, हर 4 में से 1, ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ उन पर नहीं होता जिन्होंने इसे झेला है। आप कहना चाह रही हैं कि उनके परिवारों पर भी? हाँ, उनके आसपास के लोगों पर भी। सोचिए उन सैनिकों के बारे में जो युद्ध से लौटते हैं, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। या जिन बच्चों की माएं डिप्रेशन में है, उन पर क्या असर होता है। ट्रॉमा की लहरें वो दूर तक जाती हैं। तो मूल रूप से ट्रॉमा क्या है? एक परिभाषा। मूल रूप से एक ऐसा अनुभव जो इतना भारी हो, इतना असहनीय हो कि उसे सहना या समझना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये असहनीय अनुभव हमारे शरीर और दिमाग को बदलता कैसे है। किताब का नाम ही कहता है, शरीर स्कोर रखता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आघात की यादें सिर्फ दिमाग के मेमोरी फाइल्स में सेव नहीं होती। अच्छा। कहा जाती हैं, फिर वो हमारे शरीर में समा जाती हैं, हमारी कोशिकाओं में, हमारी मांसपेशियों के तनाव में, यहाँ तक कि हम सांस कैसे लेते हैं उसमें भी। लोग अक्सर उस डर, उस बेबसी को दबाने की कोशिश करते हैं, पर शरीर वो याद रखता है। और इस दबाने में आप सोचे कितनी ऊर्जा खर्च होती होगी। बहुत ज्यादा। तो अगर यादें शरीर में हैं, तो फिर इलाज सिर्फ बातचीत से कैसे पूरा हो सकता है? ये सवाल उठता है। बिल्कुल, और यही इस किताब का एक बड़ा पॉइंट है। इसीलिए वैन डर कॉल्क 3 मुख्य रास्ते बताते हैं। हाँ। एक है टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे। इसमें बातचीत, समझना, यादों को एक कहानी देना, ये सब आता है। ठीक है, जो पारंपरिक थेरेपी में होता है अक्सर। हाँ। दूसरा है दवाएं या कुछ तकनीकें जो दिमाग का जो वो गलत अलार्म बजता रहता है ना, उसे शांत करने में मदद कर सकती हैं। ओके। और तीसरा जो बहुत अहम है, वो है बॉटम अप, यानी नीचे से ऊपर, शरीर से दिमाग तक। एग्जैक्टली। शरीर के जरिए दिमाग तक पहुंचना, शरीर को ऐसे अनुभव देना जो उस लाचारी या डर की भावना को काटे, उसको चुनौती दे। दिलचस्प। तो मतलब सिर्फ एक तरीका काफी नहीं? अक्सर नहीं, ज्यादातर लोगों को इन तीनों के किसी न किसी कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए दिमाग पर असर की बात करते हैं। किताब में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले लोगों के ब्रेन स्कैन का जिक्र है। क्या दिखता है उन स्कैन्स में, खासकर जब कोई फ्लैशबैक आता है? हाँ, इसमें दिमाग के 2 हिस्से खास भूमिका निभाते हैं। एक है एमिगडाला। आप इसे दिमाग का खतरे का डिटेक्टर समझ सकती हैं। स्मोक अलार्म जैसा? बिल्कुल, स्मोक अलार्म। आघात के बाद ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जरा सा भी ट्रिगर मिला नहीं कि जोरों से बजने लगता है और शरीर तुरंत लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। और दूसरा हिस्सा? आपने कहा 2 हिस्से? हाँ, दूसरा है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या MPFC। ये है दिमाग का वॉच टावर, कंट्रोल सेंटर। अच्छा। ये हमें शांत रहने, सोचने समझने, भावनाओं को काबू में रखने में मदद करता है। बिल्कुल। पर आघात के बाद ये वॉच टावर कमजोर पड़ जाता है। तो मतलब अलार्म बज रहा है पर उसे बंद करने वाला या संभालने वाला कोई नहीं? बिल्कुल यही होता है। स्मोक अलार्म, एमिगडाला चीख रहा है, पर वॉच टावर MPFC उसे शांत नहीं कर पा रहा। नतीजा, व्यक्ति भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं में पूरी तरह बह जाता है। और किताब ये भी बताती है कि कभी-कभी बोलने की क्षमता भी जैसे चली जाती है। उस डर को शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव में दिमाग का भाषा केंद्र, जिसे ब्रोका एरिया कहते हैं, ब्रोका एरिया, हाँ, वो भी ठीक से काम नहीं कर पाता, शट डाउन हो जाता है एक तरह से। तो इसे शब्दहीन आतंक या स्पीचलेस टेरर कहा गया है। ओह, अनुभव इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसे शब्द देना नामुमकिन सा लगता है। दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, दाहिना वाला, वो पूरी तरह एक्टिव होता है,
जबकि लॉजिक वाला, भाषा वाला बाया हिस्सा वो पीछे रह जाता है। ये वाकई चौंकाने वाला है कि दिमाग सचमुच इस तरह बदल जाता है। किताब में विघटन यानी डिसोसिएशन का भी जिक्र है। ये क्या होता है? डिसोसिएशन ये आघात का एक मुख्य हिस्सा है, कह सकते हैं। इसका मतलब है अनुभव का टूट जाना, खंडित हो जाना। कैसे? मतलब व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो अपने शरीर में है ही नहीं, या जो हो रहा है वो असली नहीं लग रहा, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। ओह! और कभी-कभी यादें भी टुकड़ों में बट जाती हैं। पूरी घटना एक कहानी की तरह याद नहीं रहती, बस कुछ तस्वीरें, कुछ आवाजें या शरीर की कोई सनसनी वो याद रह जाती है। और ये टुकड़े फिर वर्तमान में घुस आते हैं, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग तो इतने कट जाते हैं कि वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, जैसे अंदर सब कुछ बंद हो गया हो। उनके ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि दिमाग के बड़े हिस्से वाकई में शांत पड़ जाते हैं। ऐसे में तो बात करने वाली थेरेपी कैसे काम करेगी? बहुत मुश्किल। यही चुनौती है। मुद्दा सिर्फ अतीत से निपटना नहीं है, बल्कि वर्तमान में पूरी तरह से जिंदा महसूस करना है। यहीं पर शायद स्टीफन पोर्जेस की पॉलीवेगल थ्योरी भी फिट होती है, जो सिर्फ लड़ो या भागो से आगे की बात करती है। हाँ, ये थ्योरी बहुत दिलचस्प है। ये कहती है कि हमारे नर्वस सिस्टम के पास खतरे से निपटने के असल में 3 रास्ते हैं, सिर्फ 2 नहीं। 3? कौन-कौन से? पहला है सामाजिक जुड़ाव, सोशल एंगेजमेंट। जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम दूसरों से जुड़ते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं, चेहरे देखते हैं। ये सबसे नया विकसित रास्ता है। ठीक है। दूसरा है लड़ो या भागो, फाइट फ्लाइट। ये तब एक्टिव होता है जब खतरा महसूस होता है। हाँ, ये तो पता है। तीसरा कौन सा है? या जैसे जम सा जाता है, दिल की धड़कन धीमी, सांस हल्की, ज़ॉम्बी जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और आघात क्या करता है, वो हमारे सिस्टम को इस सामाजिक जुड़ाव वाले सेफ मोड में जाने से रोकता है। तो व्यक्ति या तो हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है, या फिर अक्सर शटडाउन मोड में चला जाता है। हाँ। सुरक्षित महसूस करना, दूसरों से जुड़ना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर की बात पर वापस आते हैं। हाँ। किताब इंटेरोसेप्शन के खो जाने का जिक्र करती है। ये क्या है? इंटेरोसेप्शन मतलब अपनी शरीर के अंदर की फीलिंग्स, संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता। जैसे भूख लगी है या प्यास या थकान हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है या कोई भावना उठ रही है, खुशी, डर, गुस्सा। अच्छा, ये क्षमता खो जाती है। हाँ, आघात के बाद बहुत से लोग अपने शरीर से जैसे कट जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाते। इसे एलेक्स्थीमिया भी कहते हैं। हाँ, इसका नतीजा ये कि अपनी देखभाल करना मुश्किल हो जाता है और कई बार अस्पष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे पीठ में दर्द, माइग्रेन, पेट की दिक्कतें, जिनका कोई साफ मेडिकल कारण नहीं मिलता, पर वो असल में शरीर में बसे तनाव का नतीजा होते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि शुरुआती जीवन के अनुभव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किताब बचपन के आघात और अटैचमेंट यानी जुड़ाव पर भी काफी जोर देती है। हाँ बिल्कुल। सुरक्षित जुड़ाव, सिक्योर अटैचमेंट तब बनता है जब बच्चा अपने केयर गिवर पर, जैसे माँ बाप पर, भरोसा कर पाता है। उसे लगता है कि उसकी जरूरतें सुनी जाएंगी, उसे समझा जाएगा। लेकिन अगर केयर गिवर ही डर का स्रोत हो, जैसे कोई पेरेंट जो गाली गलौज करता हो या जो खुद बहुत अस्थिर हो, तो बच्चा अव्यवस्थित जुड़ाव विकसित कर सकता है। वो एक ही समय में उस पेरेंट के पास जाना भी चाहता है सुरक्षा के लिए और उसी से डरता भी है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति होगी बच्चे के लिए। बहुत ज्यादा। और ये आगे चलकर रिश्तों में और अपनी भावनाओं को समझने में बहुत दिक्कतें पैदा कर सकती है। और इसी से जुड़ा है वो एसी स्टडी, है ना, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वाली। हाँ, वो बहुत ही लैंडमार्क स्टडी थी विंसेंट फेलिटी और रॉबर्ट एंडा की। उसने दिखाया कि बचपन के बुरे अनुभव जैसे शोषण, उपेक्षा, घर में हिंसा या नशा देखना ये कितने आम है। कितने आम? स्टडी में 1/3 से भी कम लोगों ने कहा कि उन्हें कोई एसी नहीं था। मतलब 2/3 से ज्यादा लोगों ने कम से कम एक बुरा अनुभव झेला था। बाप रे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जितने ज्यादा एसीज किसी ने झेले हों, उतना ही ज्यादा खतरा उन्हें बाद की जिंदगी में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का था। जैसे कि? जैसे दिल की बीमारी, कैंसर,
डिप्रेशन, मोटापा, नशे की लत, यहाँ तक कि आत्महत्या के प्रयास भी। मोटापा भी? हाँ। वो कैसे जुड़ा है? हाँ, मोटापा या ज्यादा खाना भी कई बार एक तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजी, मतलब तनाव से निपटने का तरीका हो सकता है। ये दिखाता है कि बचपन का तनाव सचमुच शरीर में बस जाता है और सालों बाद भी असर दिखाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से पीटीएसडी का जो डायग्नोसिस है वो उन बच्चों के अनुभव को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता जिनका बचपन लगातार डर और असुरक्षा में बीता हो। हाँ, किताब में डेवलपमेंटल ट्रॉमा डिसऑर्डर या डीटीडी का जिक्र है। जी, ये एक प्रस्तावित डायग्नोसिस था। इसे वैन डेरकल को और उनके साथियों ने सुझाया था ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जिनका ट्रॉमा एक घटना नहीं बल्कि लगातार चलने वाला था। ये उनके जुड़ाव, उनके शरीर विज्ञान, भावनाओं के नियंत्रण, व्यवहार, सोच, हर चीज पर असर डालता है। पर इसे स्वीकार नहीं किया गया शायद। हाँ, एपीए ने इसे औपचारिक रूप से डीएसएम में शामिल नहीं किया, लेकिन जो क्लिनिकल रियलिटी है, जो डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट देखते हैं, वो तो यही है कि ऐसे बच्चे होते हैं और उन्हें खास तरह की मदद की जरूरत होती है। अब बात करते हैं यादों की। ट्रॉमा की यादें सामान्य यादों से अलग कैसे होती हैं? बहुत अलग होती हैं। सामान्य यादें एक कहानी की तरह होती हैं, शुरू, मध्य, अंत। उनमें समय का एहसास होता है। और ट्रॉमा की यादें? ट्रॉमा की यादें अक्सर बिखरी हुई होती हैं, खंडित। वो तीव्र सेंसरी अनुभवों के रूप में स्टोर होती हैं। कोई तस्वीर, कोई आवाज, कोई गंध या शरीर की कोई सनसनी। उनमें कोई कहानी नहीं होती, कोई समय का संदर्भ नहीं होता। इसीलिए वो वर्तमान में घुस आती हैं, फ्लैशबैक की तरह। एग्जैक्टली, क्योंकि दिमाग उन्हें अतीत का हिस्सा मान ही नहीं पाता। वो लगता है जैसे अभी हो रहा है। जेनेट का एक उदाहरण है किताब में, इरेन नाम की महिला का। जब वो अपनी कहानी सुना पाई, उसे शब्दों में ढाल पाई, तब जाकर उसे भावनात्मक राहत मिली। फ्रॉइड का टॉकिंग क्योर भी शायद इसी पर आधारित था। लेकिन सिर्फ बात करना काफी नहीं, भावना के साथ याद करना, उसे महसूस करके प्रोसेस करना जरूरी है। एक और सवाल उठता है, क्या ट्रॉमा की यादें पूरी तरह भुलाई जा सकती हैं और फिर सालों बाद अचानक वापस आ सकती हैं? ये रिप्रेस्ड मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट। ये काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है, खासकर कानूनी मामलों में। लेकिन रिसर्च बताती है कि ऐसा संभव है। सच में? हाँ, खासकर तब जब दुर्व्यवहार बहुत छोटी उम्र में हुआ हो या किसी जानने वाले ने किया हो। किताब में लिंडा मेयर विलियम्स की स्टडी का जिक्र है, जिसमें उन्होंने यौन शोषण की शिकार उन महिलाओं से बात की जिनके अस्पताल रिकॉर्ड्स थे। उनमें से कई कुछ सालों बाद वो घटना याद नहीं थी। तो यादें सचमुच दब सकती हैं? ऐसा लगता है, और वो बाद में किसी ट्रिगर से या थेरेपी के दौरान धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। ये सब समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल, इलाज कैसे हो? उपचार के रास्ते क्या हैं? हमने 3 मुख्य मार्गों की बात की थी, टॉप डाउन, बॉटम अप और दवाएं तकनीक। हाँ, उन उपचार का लक्ष्य सिर्फ यादों को बदलना नहीं है। असली लक्ष्य है दिमाग के भावनात्मक हिस्से को शांत करना। एमिगडाला को? हाँ, एमिगडाला को शांत करना, एमपीएफसी यानी वॉच टावर को मजबूत करना और शरीर के साथ दोबारा जुड़ना। इंटरोसेप्शन को सुधारना, सुरक्षा की भावना वापस लाना। टॉप डाउन तरीके जैसे बातचीत वाली थेरेपी या सीबीटी, ये सोच पर काम करते हैं, लेकिन इनकी सीमाएं क्या हैं? सीमाएं तब आती हैं जब, जैसा हमने कहा, भाषाई साथ ना दे या जब शरीर में इतनी तीव्र प्रतिक्रियाएं हों कि सिर्फ सोचने से वो शांत ना हो। किताब में कैथी का उदाहरण है जो कहती है, जब आप मुझे ज्यादा लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं और अकेला महसूस करती हूँ। तो फिर बॉटम अप तरीके वो कैसे काम करते हैं? शरीर से शुरुआत कैसे होती है? बॉटम अप तरीके शरीर की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं। इनका मानना है कि शरीर को ठीक होने का रास्ता पता है, बस उसे सुरक्षित महसूस कराने और मदद करने की जरूरत है। जैसे कि योग एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये सांस, ध्यान और शारीरिक मुद्राओं के जरिए हमें अपने अंदरूनी अनुभव से जोड़ता है, शरीर की संवेदनाओं को सहना और उनसे दोस्ती करना सिखाता है, उनसे भागना नहीं। और इससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV भी सुधरती है। हाँ, रिसर्च दिखाती है कि योग HRV को बेहतर बनाता है, जो दिखाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम तनाव को बेहतर तरीके से झेल पा रहा है। किताब में एनी का उदाहरण है जो योग करने के बाद ही अपनी कहानी सुना पाई। योग के अलावा और कौन से तरीके हैं इस बॉटम अप अप्रोच में? कई और शरीर केंद्रित थेरेपियां हैं, जैसे सेंसरी मोटर साइकोथेरेपी, जिसे पैट ऑगडेन ने विकसित किया, और सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग, पीटर लेविन का काम। ये कैसे काम करती हैं? ये तरीके व्यक्ति को बहुत धीरे धीरे
और सुरक्षित माहौल में अपनी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देने में मदद करते हैं। जो ट्रॉमा के समय शरीर में हरकत या प्रतिक्रिया अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने का मौका देते हैं, ताकि शरीर में फंसी हुई वो जो आघात की ऊर्जा है वो रिलीज हो सके। मतलब शरीर को ये सिखाना कि खतरा टल चुका है। हाँ, बिल्कुल। पेंडुलेशन का सिद्धांत है, तनाव और आराम के बीच धीरे धीरे आना जाना सीखना। अब आते हैं EMDR पर, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये आंखों की मूवमेंट से यादें कैसे प्रोसेस होती हैं? ये वाकई में बड़ा दिलचस्प है। इसमें थेरेपिस्ट व्यक्ति को दर्दनाक याद के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों को तेजी से दाएं बाएं घुमाने के लिए कहता है, या कभी हाथों पर बारी बारी से टैप करता है। इसे बाइलेटरल स्टिम्युलेशन कहते हैं। और इससे होता क्या है? माना जाता है कि ये प्रक्रिया दिमाग के दोनों हिस्सों को एक साथ सक्रिय करती है और उस अटकी हुई याद को प्रोसेस करने में मदद करती है। जैसे REM नींद के दौरान होता है ना, जब आंखें तेजी से हिलती हैं और हम सपने देखते हैं, शायद वैसा ही कुछ। इससे याद की इंटेंसिटी कम हो जाती है और वो ज्यादा इंटीग्रेटेड महसूस होती है। ये तो काफी अलग तरीका है। हाँ, और कई लोगों के लिए बहुत प्रभावी भी रहा है। किताब में साइकोमोटर थेरेपी का भी जिक्र है, एल्बर्ट पेसो का। वो क्या है? किसी सीन को, किसी अधूरी जरूरत वाले पल को दोबारा बनाते हैं। दोबारा बनाते हैं? कैसे? ग्रुप के सदस्य उन लोगों की भूमिका निभाते हैं जिनकी जरूरत थी, जैसे प्रोटेक्टिव पेरेंट्स या सपोर्टिव फिगर, और व्यक्ति को वो अनुभव मिलता है जो उसे उस समय नहीं मिल पाया था। एक तरह से एक सुधारात्मक भावनात्मक अनुभव। ये तो बहुत गहरा काम लगता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है, शरीर को एक नया सकारात्मक अनुभव देना। इन व्यक्तिगत उपचारों के अलावा आपने कहा था समुदाय और रिश्तों का भी महत्व है। बहुत ज्यादा। वैन डर कोल्क इस पर बहुत जोर देते हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है, हम अकेले ठीक नहीं हो सकते। सुरक्षित रिश्ते, समुदाय का हिस्सा होना, ये उपचार के लिए फंडामेंटल है। जैसे ग्रुप थेरेपी। हाँ, ग्रुप थेरेपी। जैसे वियतनाम के युद्ध दिग्गजों के लिए जो समूह बने थे, वो बहुत मददगार साबित हुए, क्योंकि वहाँ लोग ऐसे दूसरों से मिलते हैं जो उनकी तकलीफ समझते हैं, उन्हें जज नहीं करते, एक कनेक्शन बनता है। और किताब में लय और सिंक्रोनी की भी बात है। हाँ, साथ मिलकर कुछ करना जिसमें लय हो, जैसे गाना, नाचना, ड्रम बजाना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हमें जुड़ा हुआ महसूस कराता है। साउथ अफ्रीका का उदाहरण दिया है किताब में। रंगमंच और कला का भी रोल है। बिल्कुल। थिएटर एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है भावनाओं को बाहर निकालने का, अलग अलग भूमिकाएं निभाकर खुद को समझने का। किताब में एक वियतनाम के दिग्गज का उदाहरण है जो शेक्सपियर के प्ले में ब्रूटस का रोल निभाकर अपने अपराध बोध से जूझ पाया। तो ये सब रास्ते हैं, मन, शरीर, रिश्ते, समुदाय। हाँ, कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। तो कुल मिलाकर इस किताब का जो सबसे मुख्य संदेश है वो क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश यही है कि आघात सिर्फ मन में नहीं होता, ये हमारे पूरे जीव विज्ञान को बदल देता है। शरीर सचमुच स्कोर रखता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन और ये जरूरी है कि उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि उपचार संभव है। हमारा दिमाग और शरीर लचीले हैं, उनमें बदलने की क्षमता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं। और उपचार का रास्ता? उपचार का रास्ता अक्सर मन, मस्तिष्क और शरीर को फिर से जोड़ने से होकर गुजरता है। सुरक्षा की भावना वापस पाने से, अपनी भावनाओं को दोस्त बनाने से, दर्दनाक यादों को कहानी में पिरोने से, और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ सुरक्षित रूप से फिर से जुड़ने से। इसके लिए वो तीनों रास्ते, टॉप डाउन, बॉटम अप, दवाएं, तकनीकें, सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हाँ, और अक्सर इनका मेल ही सबसे अच्छा काम करता है। ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि आघात सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है ना? कह रहे हैं। और इसीलिए स्कूलों में, अस्पतालों में, हमारे समाज में आघात के प्रति ज्यादा जागरूकता और संवेदनशीलता की जरूरत है, खासकर बच्चों की मदद करने के लिए, ताकि ये चक्र टूटे। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार, कुछ सोचने के लिए। हाँ, शायद ये कि हम अपने शरीर के संकेतों पर कितना ध्यान देते हैं। दिन भर की भागदौड़ में जब हम तनाव में होते हैं या परेशान होते हैं, तो क्या हम एक पल रुककर ये सुनते हैं कि हमारा शरीर क्या कह रहा है? एक अच्छा सवाल है। शायद अपने शरीर की इस अंदरूनी आवाज को, इसकी बुद्धिमत्ता को समझना,
यही खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने की कुंजी हो। बहुत खूब। इस गहरी और वाकई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।